हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कहाँ गायब हो, कोई वीडियो नहीं आ रही। लेकिन मैं लाइव वीडियोस काफ़ी बना रहा था। मैंने हर हफ्ते एक वीडियो बनाई है लाइव पे। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे लाइव पे जाके आप देख सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हुई हुई हैं उसमें भी, सो उसको मिस मत कीजिएगा आप। आज की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तानी CGPA को या इंडियन CGPA को जर्मन CGPA में कैसे कन्वर्ट करना है। काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी किया और मुझे बता रहे थे कि हमारा इतना जर्मन CGPA बन रहा है, हमारा इतना बन रहा है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आपको फ़ायदा हुआ। आज की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो है कि क्रेडिट आवर्स को ECTS में कैसे कन्वर्ट करना है। काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी मुझे लाइव सेशंस में लोग पूछ रहे थे इस बारे में। तो मैंने कहा मैं सेपरेट वीडियो बना दूँ ताकि सबकी हेल्प हो जाए। GPA कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा उसकी, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपने वो देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं कैसे कन्वर्ट करना है GPA। आपको काफ़ी आसान वीडियो, आपको काफ़ी समझ में आ जाएगी। आज हम बात करेंगे सिर्फ ECTS की। सबसे पहले ECTS होता क्या है और ये आपको ज़रूरत कब पड़ता है। जब भी हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपसे उधर लिखा होता है कि इतने ECTS आपको रिक्वायर्ड है इस डिग्री में अप्लाई करने के लिए। हमारे पाकिस्तान इंडिया में ये क्या होता है, हमारा क्रेडिट आवर्स होते हैं। क्रेडिट आवर्स के हमने इस सब्जेक्ट के इतने क्रेडिट आवर्स पढ़े हैं, हमने अपने पूरे 4 साल की डिग्री में इतने क्रेडिट आवर्स पढ़े हैं। पर यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे चलता है ECTS जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड है। यहाँ पे ECTS का क्या मतलब होता है कि आपने एक साल में एक साल का जो बैचलर होता है वो होता है इज इक्वल टू 60 ECTS। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि ECTS होता क्या है। ECTS स्टैंड्स फॉर, भूल गया। ECTS स्टैंड्स फॉर यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकोमोडेशन सिस्टम। ये होता है ECTS। काफ़ी लंबा नाम है, आपको याद करने में मुश्किल होगा लेकिन हो जाएगा याद आपको। लेकिन हमें मतलब नाम से नहीं, हमें मतलब ऐसे काम से कि हमें कितने पॉइंट्स, हमें एक फिगर चाहिए कि हमारे कितने ECTS बनते हैं हमारी डिग्री के। मैं आपको पूरी इंडिविजुअल जो हमारी पूरी ओवरऑल डिग्री है उसके बारे में बता दूंगा कि कितने कैसे ट्रांसफर करना है उसको, और किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कैसे ट्रांसफर करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसकी ज़रूरत आपको तब भी पड़ती है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें आपने केमिकल इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है। उस पर जो रिक्वायरमेंट्स है यूनिवर्सिटी की, उस पर लिखा होगा कि आपको इस सब्जेक्ट में इतने, अगर आपने ECTS पढ़े होंगे तभी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब आपको जरूरत पड़ती है ECTS की। और ओवरऑल भी कभी अगर हमने जब अप्लाई करना था ना अपने टाइम पे, हमारी डिग्री पे लिखा हुआ था कि हमें इसने, हमारी यूनिवर्सिटी की ऑटोफोन की वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि हमें इतने ECTS चाहिए। सीरियसली आपको बताऊं कि उस वक्त हमने कन्वर्ट नहीं किया था क्योंकि हमें इतना पता ही नहीं था कि कैसे कन्वर्ट करना है। और काफ़ी लोग सीरियसली तुक्के पे भेज देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आपको ये दोनों चीज़ें ECTS और GPA कन्वर्ट पहले करना चाहिए, तभी यूनिसिस को भेजा करें। क्योंकि वरना अगर आप ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करेंगी तो यूनिसिस आपके डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगी। आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपका पैसे भी ज़ाया होंगे, और आपका वक्त भी ज़ाया होगा और मेहनत भी ज़ाया होगी। कोई फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का। प्लीज़ इसको पहले कन्वर्ट कर लें दोनों चीज़ों को, फिर ही अप्लाई किया करें। हमने अपने टाइम पे अप्लाई नहीं किया था, पर शुक्र तुक्का लग गया। लेकिन हर वक्त तुक्का नहीं लगता। फिर हम कहते पता है रिजेक्शन क्यों आ गई, रिजेक्शन क्यों आ गई। रिजेक्शन इसीलिए आती है कि आपका GPA नहीं मैच कर रहा होता है या आपके ECTS जो होते हैं कम होते हैं। इसलिए आपको ये ज़रूरत होती है कि आप इसको कन्वर्ट करके ही अप्लाई करें। अब कैसे कन्वर्ट करना है उसको मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और आई थिंक हाँ, बाकी सब चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दी इसके बारे में कि क्यों ज़रूरत पड़ता है। ये कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए भी ज़रूरत पड़ सकता है, और ओवरऑल भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है। जैसे हमारे केस में क्या था, ओवरऑल लिखे हुए थे क्योंकि हम केमिकल में जा रहे थे। तो हमारा ओवरऑल सिर्फ मैच कर रहा था कि इतने आपने क्रेडिट आवर्स पढ़े होने चाहिए, मतलब इतने ECTS आपको जर्मनी में रिक्वायर्ड हैं। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यूरोप में जो है जो ECTS चलता है, यहाँ पे क्या होता है 1 ईयर ऑफ बैचलर्स इज इक्वल टू 60 ECTS। 60 ECTS 1 ईयर। अब पाकिस्तान में क्या होता है, कभी 2 साल का बैचलर्स भी होता है, 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है। मोस्टली 4 साल का होता है। मैं आपको 4 साल की एग्जांपल दूंगा। आप उसी हिसाब से अपने आप को 3 साल से भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 2 साल के लिए भी कर सकते हैं। हम देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले हम 2 सेक्शंस बना लेते हैं। एक है ओवरऑल ECTS कि पूरी डिग्री कैसे कन्वर्ट करने हैं, और दूसरा हम बना लेते हैं इंडिविजुअल ECTS किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के कैसे कन्वर्ट करने हैं। हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, हमें चाहिए होंगे अपने क्रेडिट आवर्स जो हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में जितने भी हमारे बनते हैं। और मेरे थे राउंड अबाउट 210 कह लेते हैं हम, 210 मेरे क्रेडिट आवर्स थे। फॉर एग्जांपल मैंने रफ एग्जांपल ली है। और मैंने आपको अभी जैसे कि अभी बताया कि 60 ECTS होता है जर्मनी में। 1 ईयर इज इक्वल टू 60 ECTS जर्मनी में जो स्टैंडर्ड रूल होता है इनका ये है, ठीक है। अब 60, अब मेरा जो बैचलर्स का ईयर्स थे, मेरे कितने सालों में बैचलर्स किया था, मेरे थे 4 ईयर। 60 इंटू 4, क्योंकि ये 1 साल के हैं, हमारे थे 4 साल पाकिस्तान में। हम इसको 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर आई थिंक आ जाएगा हमारे पास 240, राइट, 240। ये हमारे पास आ गया एक नंबर। अब हमारे जो क्रेडिट पॉइंट आवर्स थे वो थे 210, और जो नंबर हमारे पास आया है वो 240। तो अब हम क्या करेंगे,
240 को 210, मतलब इस नंबर को हमने डिवाइड कर दिया 210 से, इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, लेट्स चेक। 240 डिवाइडेड बाय 210, 1.14। ये आ गया हमारे पास, कोई भी फैक्टर कोई भी वैल्यू आप कह लें जो हमारे पास आ गई है, ठीक है, 1.14, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो आगे हमारी आगे तक चलेगी। अब हमने निकालने अपने ओवरऑल ECTS, तो क्या होगा 1.14 मल्टीप्लाई बाय 210 जो कि हमारे टोटल क्रेडिट आवर्स थे। 1.14 मल्टीप्लाई बाय 210, 240 ECTS। जो मेरे पाकिस्तान के थे 210 क्रेडिट आवर्स, वो बन गए 240 ECTS जर्मनी में। मतलब देखिए फ़र्क आ गया, ज़्यादा मतलब ये बात तो श्योर होगी कि ECTS जो ज़्यादा होते हैं और क्रेडिट आवर्स जो कम होते हैं। ये बात तो श्योर होगी इससे। अब बात करते हैं इंडिविजुअल ECTS की। लेट्स से मेरा एक सब्जेक्ट था बैचलर्स में CRE, उसका क्रेडिट आवर्स थे 4 क्रेडिट आवर्स। इसी तरह हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.14 से, जो कि हमारा फैक्टर ऊपर आया था, 1.14 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आ गया 4.56। मतलब मैंने जो पाकिस्तान में 4 क्रेडिट आवर्स पढ़े थे CRE के, वो मेरे यूरोप में हो गए 4.56 क्रेडिट आवर में। ये था इंडिविजुअल निकालने का तरीका और ये था ओवरऑल का। इसी तरह अगर आपने बैचलर्स जो है अपने 3 साल में किया है, आप 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर 2 साल का है तो आप 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आप उस वैल्यू को अपने क्रेडिट आवर से डिवाइड करेंगे और फिर आपके पास जो है वो फैक्टर आ जाएगा, और उस फैक्टर को फिर आपने आगे लेके चलना है। अपने अगर आपने टोटल निकालना है तो आप अपने टोटल क्रेडिट आवर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। अगर इंडिविजुअल निकालना है तो आप अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये था सिंपल तरीका। अब आप सोचेंगे आपको क्रेडिट आवर्स का कैसे पता चलेगा। आपकी पूरी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है ना, उस पर आपके टोटल क्रेडिट आवर्स लिखे होते हैं कि इस बंदे ने 4 साल में इतने क्रेडिट आवर्स पढ़े हैं। अगर आपने इंडिविजुअल देखने हैं तो आपके हर सब्जेक्ट के साथ क्रेडिट आवर्स का ऑप्शन दिया होगा कि इस बंदे ने मैथ्स इतने क्रेडिट आवर्स का पढ़ा है, ये इतने क्रेडिट आवर्स का पढ़ा है। इससे क्या फायदा होगा कि अगर आपने किसी और सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई करना होगा ना, तो वो बस ये देखेंगे, रिक्वायरमेंट्स में लिखा होगा कि आपने इस सब्जेक्ट के इतने ECTS पढ़े होने चाहिए। आप सिंपल अपनी डिग्री के जितने भी आपने उसका कोर्स पढ़े होंगे उससे रिलेटेड आप उसका ECTS निकाल सकते हैं, उनको फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन आप अपने तौर पर अप्लाई कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वैसे ही अप्लाई करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई फायदा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड ही नहीं करती। जिस तरह मैं आपको GPA वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप GPA कन्वर्ट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे, फिर आपको रिजेक्शन आ जाएगी और आपका फिर दिल भी खराब होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि रीजन क्या थी। तो आपकी अपनी गलती होती है कि आप लोग कभी भी नोटिस नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग तुक्का कहते हैं, तुक्का लग जाएगा, लग चल जाएगी कि क्या होगा कि कम लोगों ने अप्लाई किया होगा तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जितना उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है अगर वो मीट कर रही होती हैं तभी वो आपके डॉक्यूमेंट्स को आगे रेफर करते हैं, तो वो करते ही नहीं है, फॉरवर्ड ही नहीं करते आपके डॉक्यूमेंट्स को। तो कितना वो फिर आपके पैसे ज़ाया होती है, मेहनत ज़ाया होती है, फिर दुख भी होता है आपको अलग से। फिर आप कहते हैं यार मैं नहीं अप्लाई कर रहा। अब ये भी काफ़ी लोगों के साथ होता है कि लोग कहते हैं यार रिजेक्शन आ रही, 3-4 रिजेक्शन आ गई, मैं अप्लाई नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने काफ़ी अपने लाइव सेशंस में भी लोगों को यही कहा कि आप 5 से 10 यूनिवर्सिटी तो रखा करें। मतलब 5 कोर्स तो मिनिमम है, आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें या 5 कोर्सेज में आपने अप्लाई करना है, तभी आपका जाके एडमिशन होगा, 2-3 में एडमिशन होगा। फिर आप चूज़ कर सकते हैं कि हाँ यार मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 5 कोर्सेज 4 से 5 कोर्सेज में अप्लाई किया था, 3 में मेरा हो गया था एडमिशन। अगर मैं यही एक में करता और एक में रिजेक्शन आ जाती, या 2 में करता, दोनों में ना होता, फिर आपका पूरा सेमेस्टर ही ज़ाया हो जाता ना फिर, क्योंकि सब यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्लोज हो जाते हैं एक साथ ही, तकरीबन सबकी डेडलाइंस आसपास ही होती हैं। फिर आपको अगले सेमेस्टर का वेट करना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, आई होप। अगर मिली है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी ऐसा बात मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, कि मैंने कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो से शुरुआत करता हूँ दोबारा से, क्योंकि मैंने 1-1.5 महीना हो गया वीडियो नहीं बनाई। लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हर हफ्ते एक वीडियो आ सके। और लाइव सेशन का काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं आप लाइव सेशन हर हफ्ते करो। सोच रहे हैं उसके बारे में भी हम कि हम हफ्ते में मतलब सैटरडे को तो वीडियो बना लिया करें, संडे को आधे से 1 घंटा आप वीडियो को दे दिया लाइव सेशन में कर लिया करूँगी। काफ़ी लोगों के ना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे इतने रिप्लाई नहीं कर पाता, तो मैं काफ़ी आपके क्वेश्चंस के आंसर लाइव सेशन में देता हूँ। तो अगर आपने मेरा कभी लाइव सेशन नहीं किया, मतलब क्या कहते हैं आसान, लाइव सेशन क्या नहीं किया, अटेंड नहीं, हाँ लाइव अटेंड नहीं किया, तो अगली दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ और बाकी मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट कर देता हूँ। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और आप मुझे वहाँ पे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट का पता चल जाएगा कि अब क्या होने वाला है। तो लाइव का अगर आपने लाइव अटेंड करना है तो आप वहाँ पर जाकर मेरी पोस्ट देख सकते हैं। मैं एक दिन पहले या उसी दिन सुबह पोस्ट कर देता हूँ कि मैं आज लाइव आ रहा हूँ, ताकि सब लोग अपना टाइम निकालें, क्योंकि सब बिजी शेड्यूल होता है सबका। हम तो वहीं फारे सबका बिजी शेड्यूल होता है, तो सब अपने हिसाब से जो है वो टाइम एडजस्ट कर लेते हैं। बस यही था इस वीडियो में आपको बताना। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हेल्प मिली हुई तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।